हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक मित्तल है और मैंने हाल ही में कंक्लूड हुई सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2019 में 29वीं रैंक हासिल की है। इससे पहले 2018 में मैंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मैंने 105 रैंक हासिल की थी और दोनों ही अटैम्प्ट में मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। तो आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के साथ इस वीडियो में स्पेसिफ़िकली इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और किन कंडीशंस में इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग ऑप्शनल के लिए ऑप्ट करना चाहिए, और इसके बाद उन लोगों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग ऑप्शनल ऑप्ट किया है, क्या एक स्ट्रेटजी, क्या हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए प्रिपरेशन के वक्त, ताकि ऑप्शनल में, इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स में अच्छे मार्क्स हम गेन कर सकें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोज़ एंड कॉन्स की। इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेने के क्या फ़ायदे हैं और इसके अगर कुछ नुकसान हैं तो वो क्या हैं, और इसी डिस्कशन से वो सभी इंजीनियर्स इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि क्या इंजीनियरिंग एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट वो ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर सिविल सर्विस एग्ज़ाम को देखें तो अराउंड 50% ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, इनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग होता है, और जो टोटल एस्पिरेंट्स मेंस देते हैं उसमें भी अराउंड 40 to 50% ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग होता है। अगेन मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, उन एस्पिरेंट्स का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब इंजीनियरिंग ऑप्शनल ही ऑप्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, एक स्टार्ट करते वक्त एक ही कन्फ्यूजन माइंड में रहता है कि क्या इंजीनियरिंग ऑप्शनल हमें चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार तो बड़ा श्योर शॉट हो जाता है इस चीज़ को लेकर के कि नहीं, इंजीनियरिंग ऑप्शनल हमें चूज़ नहीं करना। बट हाँ, उसके साथ कई बार ये बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है कि क्या इंजीनियरिंग ऑप्शनल चूज़ करना एक वायबल डिसीजन था, क्या एक बिल्कुल सही डिसीजन था या नहीं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एडवांटेज क्या है इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेने के साथ, हमें क्या क्या इसके प्रोज हैं इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के। सबसे पहला एडवांटेज इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के साथ है कि यहाँ पर राइटिंग स्किल्स हमें बहुत अच्छी, बहुत ही फैंसी राइटिंग स्किल्स नहीं चाहिए। सभी इंजीनियर्स के साथ कहीं ना कहीं, सभी कहना थोड़ा सा चलो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 90% इंजीनियर्स के साथ एक जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आंसर राइटिंग को लेकर के, कि उनकी जो राइटिंग स्किल्स है वो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के साथ मैचअप नहीं होती। मैं अगर अपनी ही बात करूं तो अगर आंसर ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट का आंसर लिखना है, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सोशोलॉजी का, फ़िलॉसफी का, तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स से, उन एस्पिरेंट्स से मैं पीछे रहूँगा जिनका बैकग्राउंड ही ये था। 4 साल में इंजीनियरिंग के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते, और एग्ज़ाम में भी वही न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आते हैं, तो एक थ्योरेटिकल आंसर्स को, एक ह्यूमैनिटीज़ के आंसर को एक अच्छा कैसे लिखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम वीक होते हैं। तो ये एक फ़ायदा इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के साथ हमें मिल जाता है कि आंसर राइटिंग के लिए एक अलग से इसकी प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है। अच्छा, इस चीज़ पे इसलिए भी ज़्यादा एम्फेसिस मैं कर रहा हूँ कि जीएस के आंसर्स लिखना और एक एक ऑप्शनल के आंसर लिखना, इसमें बहुत डिफरेंस है। जीएस के आंसर्स हम फिर भी लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें कई सारी चीज़ों को इंटरलिंक करना है। हम ज्योग्राफी के आंसर में इकोनॉमी को भी, हिस्ट्री को भी इंटरलिंक कर देते हैं, पॉलिटी को भी इंटरलिंक कर देते हैं, कई बार स्केच बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, फ्लो चार्ट बना देते हैं, जिससे हम एक आंसर को एक अच्छा बना सकते हैं। लेकिन जहाँ ऑप्शनल की बात आती है, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग थोड़ा सा डिफ़र करती है जीएस से। वहाँ पे हमें टू द पॉइंट आंसर लिखना है और सब्जेक्ट के डोमेन में ही रहना है, हमें दूसरे सब्जेक्ट्स में जनरली आंसर उसमें नहीं करना होता है। तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि जीएस में 100-105 का अगर स्कोर है तो एक डिसेंट स्कोर माना जाता है। तो अराउंड, अगर मैं बात करूँ 250 में से 45% का जो स्कोर है ये एक डिसेंट स्कोर है। लेकिन वहीं अगर ऑप्शनल की बात मैं करता हूँ तो 150 के अराउंड का जो स्कोर होता है, 250 में से 150 मार्क्स, ये एक डिसेंट स्कोर माना जाता है। तो जीएस से
जहाँ जीएस में 100 मार्क्स एक डिसेंट स्कोर है, वहीं ऑप्शनल में 150 मार्क्स एक डिसेंट स्कोर है। तो ये 50 मार्क्स का गैप जीएस और ऑप्शनल में अपने आप ही रह जाता है। तो अगर ऑप्शनल में हम 275 या 270 के आसपास मार्क्स में अगर हम लैंड कर लेते हैं तो कोई एक बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। हो सकता है लिस्ट में नाम आ जाए तो एक अच्छी रैंक हमें नहीं मिलेगी इसमें। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के साथ एक ये फ़ायदा हो जाता है कि आंसर राइटिंग के लिए स्पेशल जद्दोजहद हमें नहीं करनी होती है। दूसरा एडवांटेज इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के साथ ये मिलने वाला है, कई बार ऐसा होता है कि जीएस पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, क्योंकि मोर और लेस सेम टाइप के सब्जेक्ट हैं। कोई टॉपिक पढ़ा, उसके एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े, तो एक थोड़ा सा मोनोटोनस सा हो जाता है जीएस पढ़ते पढ़ते। खासकर जब हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच काफ़ी कम गैप होता है, 3-3.5 महीने का गैप होता है, उसमें पूरा जीएस भी रिवाइज़ करना होता है। तो जीएस पढ़ते पढ़ते जब बोर होने लग जाते हैं तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल या टेक्निकल ऑप्शनल अगर हमारे पास होता है तो एक एडवांटेज हमें ये मिल जाता है इसके साथ कि हम एक्स्ट्रा 2 या 3 घंटे पढ़ाई को अपनी खींच लेते हैं। अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूं, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो सुबह जीएस से मैं स्टार्ट करता था अपना डे प्री के बाद, और शाम तक आते आते अगर 5-6 बजे तक देखूं तो एक सैचुरेशन आ जाता था। अब उसके बाद जीएस और लगभग पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि अगर 7-8 घंटे जीएस को दे दिए तो उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट जीएस का उठाते थे तो अब लगता था कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन उस टाइम जब ये टेक्निकल सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट उठाते थे तो आराम से 3 घंटे 4 घंटे जो नाइट आवर्स के होते थे उसके बाद उसमें इंजीनियरिंग बड़ी ईजीली, मतलब मन के साथ हम उसको कर सकते थे। तो एक अच्छा आउटपुट बढ़ जाता है पढ़ाई का, हम अपने टोटल आवर्स पढ़ाई के इसमें बढ़ा लेते हैं इंजीनियरिंग ऑप्शनल के साथ। और तीसरा एक एडवांटेज उन लोगों के लिए इंजीनियरिंग ऑप्शनल हो जाता है कि कॉलेज ग्रेजुएट कर लिया है और कोई अभी जॉब नहीं है और हम 3-4 एवेन्यूज़ देख रहे हैं, गेट का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस भी दे रहे हैं और सिविल सर्विस भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो अगर ऑप्शनल नॉन इंजीनियरिंग है इस केस में तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मैनेज करना। तो यहाँ पे जब अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि सिविल सर्विस के साथ साथ अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इंजीनियरिंग सर्विस भी ट्राई कर रहा हूँ, गेट भी ट्राई कर रहा हूँ, इस केस में इंजीनियरिंग ऑप्शनल एक एडेड एडवांटेज हम लोगों को यहाँ पर दे देता है। बट इसके साथ साथ ऐसा ही नहीं है कि मतलब एवरीथिंग इज़ रोजी इन दिस इंजीनियरिंग ऑप्शनल। कई चीज़ें नुकसान भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं इंजीनियरिंग ऑप्शनल के साथ। जैसे सबसे पहली चीज़ ये है कि सिलेबस बहुत वास्ट सिलेबस है। बाकी जीएस ऑप्शनल्स के साथ कंपेयर करूं तो कुछ ऑप्शनल्स तो ऐसे हैं जिनसे दुगना या तिगुना सिलेबस इंजीनियरिंग ऑप्शनल में हमें मिलने वाला है। मतलब ये मान लीजिए जितना 4 साल में पढ़ा है टोटल, उससे हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ही हमें इंजीनियरिंग ऑप्शनल में मिल जाए। तो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहिए कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कंप्लीट करने में थोड़ा सा चैलेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं। और दूसरा एक चैलेंज ये आ जाता है इंजीनियरिंग ऑप्शनल के साथ कि इसका जीएस के साथ ओवरलैप नहीं है। सपोज़ केस ए हम लेते हैं कि हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको जीएस पेपर 1 में भी काम कर जाएगा, जीएस पेपर 3 में भी काम कर जाएगा और कहीं ना कहीं कई बार एसए में भी काम कर जाने वाला है। सिमिलरली पीएसआईआर लिया, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये भी आपका जीएस पेपर 2 में काम आ जाएगा। कुछ इश्यूज़ एथिक्स में हम यूज़ कर लेते हैं, उसके एसए में भी यूज़ आ जाता है। इसी तरीके से जितने भी ऑप्शनल्स हमारे पास हैं बाकी, उनको कहीं ना कहीं हम जीएस के पेपर्स में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये जो ओवरलैप जीएस पेपर्स के साथ मिलता है, ये इंजीनियरिंग ऑप्शनल में हमें नहीं मिलता। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और तीसरा, अगर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, कॉलेज टाइम में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं किए हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि अब बिल्कुल फ्रेश से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ बड़ा मुश्किल होने वाला है इंजीनियरिंग ऑप्शनल। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के। इसके साथ अब हम देखेंगे कि किस कंडीशन में हम इंजीनियरिंग ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारा बैकग्राउंड कैसा है, अगर क्या हम इंजीनियरिंग ऑप्शनल चूज़ करने के लिए सूटेबल हैं या नहीं है। इसको और देखते हैं कि क्या 2-3 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या इंजीनियरिंग ऑप्शनल चूज़ करना है या नहीं करना है। दूसरा एडवांटेज इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के साथ ये मिलने वाला है, कई बार ऐसा होता है कि जीएस पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं,
क्योंकि मोर और लेस सेम टाइप के सब्जेक्ट हैं। कोई टॉपिक पढ़ा, उसके एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े, तो एक थोड़ा सा मोनोटोनस सा हो जाता है जीएस पढ़ते पढ़ते। खासकर जब हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच काफ़ी कम गैप होता है, 3-3.5 महीने का गैप होता है, उसमें पूरा जीएस भी रिवाइज करना होता है। तो जीएस पढ़ते पढ़ते जब बोर होने लग जाते हैं, तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल या टेक्निकल ऑप्शनल अगर हमारे पास होता है, तो एक एडवांटेज हमें ये मिल जाता है इसके साथ कि हम एक्स्ट्रा 2 या 3 घंटे पढ़ाई को अपनी खींच लेते हैं। अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूं, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो सुबह जीएस से मैं स्टार्ट करता था अपना डे प्री के बाद, और शाम तक आते आते अगर 5-6 बजे तक देखूं तो एक सैचुरेशन आ जाता था। अब उसके बाद जीएस और लगभग पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि अगर 7-8 घंटे जीएस को दे दिए तो उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट जीएस का उठाते थे तो अब लगता था कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन उस टाइम जब ये टेक्निकल सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट उठाते थे, तो आराम से 3 घंटे 4 घंटे जो नाइट आवर्स के होते थे, उसके बाद उसमें इंजीनियरिंग बड़ी इजीली, मतलब मन के साथ हम उसको कर सकते थे। तो एक अच्छा आउटपुट बढ़ जाता है पढ़ाई का, हम अपने टोटल आवर्स पढ़ाई के इसमें बढ़ा लेते हैं इंजीनियरिंग ऑप्शनल के साथ। और तीसरा एक एडवांटेज उन लोगों के लिए इंजीनियरिंग ऑप्शनल हो जाता है कि कॉलेज ग्रेजुएट कर लिया है और कोई अभी जॉब नहीं है, और हम 3-4 एवेन्यूज़ देख रहे हैं, गेट का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस भी दे रहे हैं और सिविल सर्विस भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो अगर ऑप्शनल नॉन इंजीनियरिंग है इस केस में, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मैनेज करना। तो यहाँ पे जब अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि सिविल सर्विस के साथ साथ अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इंजीनियरिंग सर्विस भी ट्राई कर रहा हूँ, गेट भी ट्राई कर रहा हूँ, इस केस में इंजीनियरिंग ऑप्शनल एक एडेड एडवांटेज हम लोगों को यहाँ पर दे देता है। बट इसके साथ साथ ऐसा ही नहीं है कि मतलब एवरीथिंग इज़ रोजी इन दिस इंजीनियरिंग ऑप्शनल। कई चीज़ें नुकसान भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं इंजीनियरिंग ऑप्शनल के साथ। जैसे सबसे पहली चीज़ ये है कि सिलेबस बहुत वास्ट सिलेबस है। बाकी जीएस ऑप्शनल्स के साथ कंपेयर करूं तो कुछ ऑप्शनल्स तो ऐसे हैं जिनसे दुगना या तिगुना सिलेबस इंजीनियरिंग ऑप्शनल में हमें मिलने वाला है। मतलब ये मान लीजिए जितना 4 साल में पढ़ा है टोटल, उससे हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ही हमें इंजीनियरिंग ऑप्शनल में मिल जाए। तो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहिए कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कंप्लीट करने में थोड़ा सा चैलेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं। और दूसरा एक चैलेंज ये आ जाता है इंजीनियरिंग ऑप्शनल के साथ कि इसका जीएस के साथ ओवरलैप नहीं है। सपोज़ केस ए हम लेते हैं कि हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको जीएस पेपर 1 में भी काम कर जाएगा, जीएस पेपर 3 में भी काम कर जाएगा, और कहीं ना कहीं कई बार एसए में भी काम कर जाने वाला है। सिमिलरली पीएसआईआर लिया, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये भी आपका जीएस पेपर 2 में काम आ जाएगा। कुछ इश्यूज़ एथिक्स में हम यूज़ कर लेते हैं, उसके एसए में भी यूज़ आ जाता है। इसी तरीके से जितने भी ऑप्शनल्स हमारे पास हैं बाकी, उनको कहीं ना कहीं हम जीएस के पेपर्स में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये जो ओवरलैप जीएस पेपर्स के साथ मिलता है, ये इंजीनियरिंग ऑप्शनल में हमें नहीं मिलता, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और तीसरा, अगर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, कॉलेज टाइम में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं किए हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि अब बिल्कुल फ्रेश से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ बड़ा मुश्किल होने वाला है इंजीनियरिंग ऑप्शनल। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के। इसके साथ अब हम देखेंगे कि किस कंडीशन में हम इंजीनियरिंग ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारा बैकग्राउंड कैसा है, अगर क्या हम इंजीनियरिंग ऑप्शनल चूज़ करने के लिए सूटेबल हैं या नहीं है, इसको और देखते हैं कि क्या 2-3 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या इंजीनियरिंग ऑप्शनल चूज़ करना है या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ ये देखने की है कि जो 4 साल हमारा कॉलेज का बैकग्राउंड था वो किस तरीके का है, कॉलेज में सेमेस्टर में मार्क्स किस तरीके के आए हैं। अगर हम अबव एवरेज स्टूडेंट्स कॉलेज में रहे हुए हैं इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेना वायबल है। बट अगर वहीं कॉलेज में हम बिलो एवरेज हैं, मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते थे हमारे इंजीनियरिंग में, तो उस केस में मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स लें। इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेने के लिए प्री रिक्विजिट यही है कि हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो अल्टीमेट एम है वो है इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेकर के मार्क्स सिक्योर करना। खाली लेने से काम नहीं चलेगा। अगर हम इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेके 300+ मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, तो ये हमें एक एडवांटेज देने वाला है लिस्ट में हमारी अच्छी रैंक लाने के लिए।
तो अगर कमांड अच्छी है और सेमेस्टर्स में मार्क्स अच्छे हैं तभी आप इंजीनियरिंग ऑप्शनल के पीछे जाएं। और दूसरे इसके साथ साथ हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए इंजीनियरिंग ऑप्शनल में। कई बार क्या होता है कि धक्के से इंजीनियरिंग कर ली, मतलब कुछ और नहीं था तो चलो इंजीनियरिंग कर ली। अगर ऐसा केस है और कॉलेज में 4 साल बड़ी मुश्किल से काटे इंजीनियरिंग को पढ़ते हुए, तो वहाँ पर भी इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेना एक रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं है। तो 2 चीज़ें पहले से हों, अगर कमांड अच्छी है इंजीनियरिंग ऑप्शनल पे और हमारे कॉलेज में रैंक भी अच्छी है, इंटरेस्ट कॉलेज में इन सब्जेक्ट्स में आता था, तो उस केस में हम इंजीनियरिंग ऑप्शनल ले सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 लोग ले सकते हैं, एक वो जिन्होंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया और एक वो जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया। 2 या 4 सब्जेक्ट्स का डिफरेंस दोनों केसेस में आएगा कि 2-4 सब्जेक्ट्स हमें एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर सपोज़ इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा बैकग्राउंड है और हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर रखे हैं, तो उस केस में ये 2-4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाएंगे ईजिली, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वही सब्जेक्ट अच्छे से नहीं किए हुए हैं तो उस केस में इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेना एक वायबल ऑप्शन नहीं है। अब इसके बाद आते हैं कि ओके, डिसाइड कर लिया है कि हाँ इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेना है, तो अब इसकी तैयारी कैसे करें। इसकी तैयारी हम कैसे करें? डेफिनेटली सिलेबस वास्ट है, लेकिन एक बड़ी स्ट्रीमलाइन वे में हमें लेकर के चलना है, क्योंकि चूँकि पहला प्रीरिक्विजिट अगर हमने कवर अप कर लिया है कि हमारे कॉलेज में अच्छे हमने इसके लिए तैयारी की हुई थी, या हाँ एक ये भी हो सकता है कि इंजीनियरिंग सर्विस दिया हुआ है पहले और अच्छी रैंक उसमें आई हुई है, या गेट दिया हुआ है और उसमें अच्छी रैंक आई हुई है, तो दैट मीन्स इंजीनियरिंग ऑप्शनल हमारा लगभग प्रिपेयर्ड है। रिक्वायरमेंट है एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ उसके रिवीजन की। तो हमें करना क्या है इस ऑप्शनल को लेने के बाद कि पहले 2 या 3 महीने जीएस को दें फुल, मतलब उस टाइम इंजीनियरिंग ऑप्शनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम 2 या 3 महीने जीएस को दे दें, जीएस का स्टैटिक पोर्शन हम अपना कवर अप कर लें। उसके बाद लास्ट के 2 महीने, मतलब प्रीलिम्स से 2 महीने पहले ऑप्शनल की तैयारी छोड़ सकते हैं। तो बीच के जो 5-6 महीने बचते हैं, इसमें हमें कोशिश करनी है कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल के सारे सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 बार कवर अप हम कर लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये हो जाएगा कि कंटिन्यूस रिवीजन हमारा होता रहेगा इंजीनियरिंग ऑप्शनल का। अब इन 5-6 महीने में सब्जेक्ट्स को रिवाइज कैसे करना है? जो भी बेस बुक इधर कॉलेज टाइम में या इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम देते वक्त हमने फॉलो की थी, सेम उन्हीं बुक्स को फॉलो करना है। एक बार सिलेबस देख लें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, या सपोज़ इनसे आप मैकेनिकल ले रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग ले रहे हैं, इनका सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग बुक लिस्ट अपनी एक प्रिपेयर कर लें कि सिलेबस में ये सब्जेक्ट्स कवर अप हैं, इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक लिस्ट, इस सब्जेक्ट के लिए ये वाली बुक कवर करनी है, इस सब्जेक्ट के लिए ये वाली बुक कवर करनी है। अपना एक डेडिकेटेड मटेरियल सबसे पहले एक बना लें और उसमें सब्जेक्ट वाइज उसको कंटिन्यूसली करते रहें। कोशिश करें अगर हम स्टैंडर्ड बुक फॉलो करेंगे, सपोज़ जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए साइमन हैकिंस फॉलो कर ली, सिग्नल्स के लिए ओपेनहेम फॉलो कर ली हमने, मशीन्स के लिए उसकी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर ली है। उन स्टैंडर्ड बुक्स के एग्जाम्पल्स हम करते चलें साथ साथ, जब भी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उनके एग्जाम्पल साथ में कर लें, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि पेपर में डायरेक्ट जो एग्जाम्पल्स हैं सॉल्व बुक्स के वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं और उनसे एक अच्छा कवर अप भी हो जाएगा। तो हर सब्जेक्ट की 1 या 2 स्टैंडर्ड बुक रेफ़र कर लें। अच्छा, इंजीनियरिंग ऑप्शनल में क्या होता है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हमने 3 बुक भी फॉलो की हों, लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम, हो सकता है इसकी 3 बुक फॉलो की हों, लेकिन वहाँ पर हम इस तरीके से करते हैं कि पूरी बुक हम कवर नहीं करते हैं। हो सकता है एक बुक के हमने 2 या 3 चैप्टर किए हों और बाकी 2 या 3 टॉपिक हमने दूसरी बुक से कवर अप किए हों। तो अपना एक सोर्स एक बिल्कुल क्लियरली हम एक मेंटेन करके रखें कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक को हम किस बुक से कवर अप कर रहे हैं, और उसके बाद सोर्स होने के बाद उस सोर्स को हाईलाइट कर लें। उसमें अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसी बुक में अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो हाईलाइट कर लें, और अगर आप हार्ड कॉपी कर रहे हैं तो अंडरलाइन या हाईलाइट पेन या स्केच पेन लेके जो भी है हम उसको कर सकते हैं उस केस में। और उसके साथ साथ जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं वो कोशिश करें कि सारे कर लें। ये हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन कैसे कवर अप करना है। उसके बाद न्यूमेरिकल जहाँ तक सॉल्व करने की बात है तो एक सोर्स हो गया न्यूमेरिकल का कि जो भी बुक है उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल हमने कर लिए, और दूसरा सोर्स मेरे हिसाब से सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भागते हुए
प्रीवियस 15 to 20 ईयर्स की सॉल्व बुक मार्केट में अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग की हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, हमें कोशिश यही करनी है कि जितनी भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर्स की करें। तो दो तरीके से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, एक उन बुक्स के सॉल्व एग्जाम्पल्स और एक प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चंस। इतना सफिशिएंट रहने वाला है, इससे ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत इसमें नहीं है। और जब भी न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं तो सपोज़ एक चैप्टर है कंट्रोल सिस्टम, उसके हमने न्यूमेरिकल किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए और टोटल 100 क्वेश्चंस हमने उसके किए। तो हो सकता है उन 100 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस तो ईजी हैं और 20 या 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि डिफ़िकल्ट हैं या कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स इसमें लग रहे हैं। तो उन क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लें, उनमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, और जब रिवाइज़ कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करें जिनसे जो कि इंपॉर्टेंट आपने मार्क किए हुए हैं या जो कि टिपिकल क्वेश्चन थोड़े से थे, उन्हीं क्वेश्चंस को अब हमें सिर्फ रिवाइज़ करना है। और इसके बाद जहाँ तक आती है बात टेस्ट सीरीज़ की, कि टेस्ट सीरीज़ कैसे लगाएं इसकी, तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल के लिए नेक्स्ट IAS आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराता है, तो वहाँ पर आप ले सकते हैं। या प्रीवियस, क्योंकि यहाँ पर करंट तो कुछ होता नहीं है, तो प्रीवियस किन्हीं भी 2 साल के पेपर ले लें, सपोज 17 का ले लिया, 16 का ले लिया, और उसको देख लें कि एक टाइम फ्रेम में 3 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। वो यहाँ पर सफिशिएंट इसमें रहने वाला है। बहुत ज़्यादा कंपाइलेशन की तरफ या इधर उधर के मटेरियल की तरफ ना भागें। इंजीनियरिंग ऑप्शनल के लिए अपने मटेरियल को लिमिट करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना इधर उधर भागेंगे, एक तो पहले ही सिलेबस वास्ट है और उसमें हमने अपना मटेरियल भी खूब सारा इकट्ठा कर लिया, तो वहाँ इसको एक टाइम फ्रेम में करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो अपना मटेरियल लिमिटेड रखें, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी लिमिटेड रखें जिनकी प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ प्री से पहले 2 बार रिवाइज़ कर लें। अब बात आती है प्री और मेंस के बीच के टाइम फ्रेम में। इस टाइम फ्रेम में इंजीनियरिंग ऑप्शनल के साथ हमें कैसे करना है, यहाँ पर कोशिश करनी है कि डेली 2 से 3 घंटे इंजीनियरिंग ऑप्शनल को देने हैं और सारे सब्जेक्ट एटलीस्ट एक बार इस टाइम फ्रेम में भी रिवाइज़ कर लें, ताकि मेंस का पेपर आने से पहले टोटल 3 बार सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज़ हो चुके होंगे हमारे। अलॉन्ग विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जब पहली बार रिविजन कर रहे हैं तो हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ कर लें, लेकिन बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। उन क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम सिर्फ देख सकते हैं। और जो चौथा रिवीजन करना है वो सबसे शॉर्ट रिवीजन हमें करना है, सिर्फ अंडरलाइन वर्ड्स को रिवाइज़ करना है, और वो हमें तब करना है क्योंकि GS पेपर्स और इंजीनियरिंग पेपर्स और GS पेपर और ऑप्शनल पेपर के बीच में 5 दिन का टाइम होता है। तो लास्ट रिवीजन हमें यहाँ पर करना है कि इतना शॉर्ट वे में बहुत जल्दी रिवाइज़ करना है कि 5 दिन में सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर हम रिवाइज़ करें। तो एक अगर अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ हम चलें तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। मेरे 2018 के एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग में 307 नंबर थे, 307 मार्क्स थे, और अबव एवरेज मार्क्स थे, डिसेंट मार्क्स थे इंजीनियरिंग ऑप्शनल में। तो अगर एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप चलेंगे तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।